इंडिया जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में अंबेडकर साहब इसका नाम दिए इंडिया, दैट इज भारत। इसको हिंदुस्तान इसलिए बोला गया कि ये जो नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम थी, अगर हम देखें पार्टीशन, थोड़ा सा वक्त मैं आप लोग से चाहूंगा क्योंकि मैं चाह रहा हूं इस बात को आप लोग के साथ जिक्र करूं। अगर हम देखें पार्टीशन, तो आप देखिए इंडिया का पार्टीशन हुआ ही नहीं। पार्टीशन सिर्फ पंजाब का हुआ और बंगाल का हुआ, और ये दोनों भी जो मुल्क थे उस वक्त के, वो दोनों भी मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट्स थे। तो पंजाब को डिवाइड किया गया और बंगाल को डिवाइड किया गया, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल और पंजाब। बाकी आप देखिए हमारे साइड साउथ इंडियन पूरा था, हमको तो फर्क नहीं पड़ा। और पार्टीशन को अगर आप देखिए तो पार्टीशन टोटल कंप्लीट नॉर्थ इंडियन प्रॉब्लम और पाकिस्तान साइड के जो लोग थे उनका प्रॉब्लम। बावजूद इसके कि अडल्ट फ्रेंचाइज और हर इंसान को अपने हक का पावर 1930 से पहले आ चुका था, बावजूद इसके जब इंडिया का में पार्लियामेंट बन रही थी, पार्लियामेंट कमेटी बन रही थी, तो वोटिंग का जो पावर था वो सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानों का था, जमींदारों को था, आम आदमी को था नहीं। उस वजह से जो वोटिंग हुई थी, मुस्लिम लीग एक बार हारी। जो वकालत की स्टडी रही, वकालत में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ते गई, जैसे जैसे कुछ समझ में आने लगा ये हालात क्यों ऐसे हैं, हमारे हालात क्यों ऐसे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और उसके इवेंट्स जो थे वो मैं अपनी जगह उसको मुनज़्ज़म करा कि क्या वजह है कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं। इंडिया का जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ, देखिए 25 अक्टूबर 1951 टू 21 फरवरी 1952, साल भर का इलेक्शन, और 17 अप्रैल 1952 को हमारी फर्स्ट पार्लियामेंट बैठी। और वो पार्लियामेंट का जो इलेक्शन था वो बाय जनरल इलेक्शन था। और ये जो 6 दिसंबर 1946, ये जो 6 दिसंबर है, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है जो हमको समझने की जरूरत है। ये अंबेडकर की पैदाइश या इंतकाल से कोई ताल्लुक नहीं है। 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद का जो, समझता हूँ 1 पे फैन रखेंगे 1 पे रखेंगे, 1 पे बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन है, उसकी वजह अंबेडकर की पैदाइश या अंबेडकर की इंतकाल से नहीं है, बल्कि इस वजह से है कि जो दो तबके थे इंडिया में, कि एक बोल रहे थे कि इंडिया बंटना चाहिए और एक बोल रहे थे इंडिया नहीं बंटना चाहिए, उसकी लास्ट जो इवेंट और अटेम्प्ट था बंटने या नहीं बंटने का, वो डेट थी 6 दिसंबर 1946। अच्छा। और ये जो लोग थे जो चाह रहे थे कि इंडिया नहीं बंटना, उसकी वजह ये नहीं थी कि इनको जो लोग थे, देखिए 1925 में हिंदू महासभा, हेगवेकर, महाराष्ट्रन ब्राह्मण, चट पावनी ब्राह्मण, उनके ब्राह्मण में भी एलिट क्लास था, यानी उनका नहीं भी टॉप। ये हेडवेकर का जो सोच थी महाराष्ट्रन लोगों को लेके कि इंडिया बंटना इसलिए नहीं चाहिए कि इसकी जो वेल्थ थी, नेचुरल मिनरल्स थी, वो पाकिस्तान के साइड काफी ज्यादा थी बनिस्बत के इंडिया में। तो इनको ऐसा दिख रहा था कि ये जो अगर इंडिया डिवाइड हो जाएगा तो हमारी वेल्थ वो जगह चले जाएंगी जिसके बॉर्डर्स पाकिस्तान के अलावा चाइना में है, अफगानिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है, अजरबैजान में है, ईरान में। तो ये बेसिक इंडिया का डिवीजन इस वजह से नहीं था कि इसमें कोई मसला था। 1925 में जब ये लोग हिंदू महासभा बनाए तो 25 से 36 तक जब इनका चला तो इनका पहला प्रेसिडेंट था गोलवाल। हेडवेकर के बाद इनका जब इलेक्शन हुआ तो गोलवाल का, और इनका एक क्षत्रिय जो इनका नेक्स्ट आदमी है, ब्राह्मण क्षत्रिय, लड़ने वाली कौम, बाला साहब देवरस, इनकी प्रेसिडेंटशिप में गोलवालकर ब्राह्मण और हेडवेकर क्षत्रिय, लड़ने वाली कौम,
ये दोनों के बीच में 10 साल तक आपस में ताल्लुक नहीं रहा, हिंदू महासभा में दोनों मीटिंग में नहीं गए और ये दोनों आपस में आए नहीं। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि गोलवालकर की यह सोच थी कि इंडिया एक होना चाहिए क्योंकि वेल्थ पूरी हमारी, और हेडवेकर का यह सोच थी कि हमको एक कंट्री होना चाहिए जो हम आज नहीं कल नहीं परसों, लेकिन इसके ऊपर हम मजहबी डोमिनेशन कायम कर सकें। और हम एक बात मैं आप लोग से शेयर करना चाह रहा हूं, इस बात को, क्योंकि मेरी बड़ी लंबी सोच है इस बारे में और मैं सोचता रहता हूं और ये सोच रहा हूं कि आप लोग से बोलने से शायद मैं अपनी बात को कनकर कर सकूं कि अगर आप इन लोग को देखेंगे 25 से इनकी सारी स्टडी, तो इनकी पूरी स्टडी और इनका फॉलोअप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे है। और मेरे को यह समझ में आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, अल्लाह की जो किताब है, वो हमको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ये जरूरी है हमारे ईमान के लिए। लेकिन जिंदगी जीने के लिए मेरे को यह समझ में आया कि जो सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो इतनी पख्ता और परफेक्ट साइंस है जो कभी भी सारी कोशिश के बाद भी उसको कोई किस्म से उसकी बुराई नहीं निकाल सकती। अगर कोई आदमी इसको स्पिरिचुअली भी नहीं देख सक रहा, तो साइंटिफिकली, मैथमेटिकली, ये दो जो साइंसेस हैं, मैथमेटिक्स एंड साइंस, इसमें भी आप देखिए जो शख्स उसकी कोशिश करा उसको पढ़ने की, वो समहाउ हिस्ट्री ये है कि वो इस्लाम की तरफ आया। मैं ये सोचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि उन इस्लाम की तरफ क्यों आया, लेकिन इस बात को हमको गौर करना है कि अगर कोई लोग हैं जो इस्लाम को पढ़ के बाहर से इस्लाम में आ रहे हैं, हम स्पिरिचुअलिटी को अपनी जगह रखेंगे, हमारी अपनी अपनी सोच है, अपनी स्पिरिचुअलिटी, हम इस्लाम में बड़े खुशकिस्मत है, हम जन्नती है, हम जन्नत में जाने वाले हैं, हम उसको बाजू रखेंगे। हमको कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए, अल्लाह की किताब है, हम उसको भी अपने हद तक पर्सनल रखेंगे। मैं आप लोग के साथ ये शेयर करना चाह रहा हूं कि दुनिया में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, तो मेरी सोच, मेरे को करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और मैं इस पर पहले 10 साल की जिंदगी में 10 मुसलमान मक्का की, उसके बाद हिजरत, और सुलह हुदैबिया के 1 साल के अंदर लाखों के मजमे में पहला हज। इसको मैं इस तरीके से देखने लगा और काफी दानिश्वर लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी मजहब के, उनसे पूछने लगा कि इसकी वजह क्या थी, और ये जो स्प्रेड हुआ इस्लाम, और ये जो स्प्रेड हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बात, उसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि इंसान की मेरी सोच, अगर मैं फर्ज करिए लोएस्ट प्रोफेशन में हूं और मेरी लोएस्ट समझ भी हो, और अगर फर्ज करिए कोई बादशाह भी है, ये दोनों को इक्वली अट्रैक्ट करता है, हमारी जिंदगी को, हमारी सोच को और हमारी डेवलपमेंट के लिए। इस पस मंजर में आप अगर ये लोगों को देखिए, ये लोग मोर देन पॉलिटिक्स, इनके पास सुन्नत का एप्लीकेशन है, इनको मालूम नहीं है सुन्नत का एप्लीकेशन है। और आप लोग को उनका खाना देख लीजिए, उनकी बुराई हम जो समझते हैं हम उसको थोड़ी देर बाजू रखेंगे, उनका उठना देख लीजिए। उनके सबसे पहले जितने मैं लोगों को जानता हूं और जो हम जानते, आप देखिए आरएसएस वालों के पास वेल्थ नहीं है। इसी पस मंजर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की में जो टीम देखा, एक एग्जीक्यूटिव टीम थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन लोग की जो थी, और वॉरियर्स जो थे, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लेड बाय हजरत उमर, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप देखिए खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ ऑफ दैट टाइम। हजरत उस्मान वाज द रिचेस्ट रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान खुद बड़े रिचेस्ट, हजरत उमर खुद। लेकिन आप उन लोग को गौर करके देखिए कि इन लोग अपनी वेल्थ को अपने करीब नहीं रखते। उसकी वजह में देखा ये कि वेल्थ हमको वीकन कर दी। और आज की हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आप देखिए, परसों एक बड़े पॉलिटिशियन के साथ बैठने का इत्तेफाक हुआ तो बोल रहे थे कि सबसे वेल्दी पॉलिटिशियंस जो है वो मुसलमान। केरला में आप जाइए, सबसे वेल्दी पॉलिटिशियंस केरला। आप आसाम में जाइए, यूपी में जाइए, हैदराबाद की पॉलिटिक्स ले लीजिए या महाराष्ट्र की, सबसे ज्यादा पैसे वाले। उनका बोलना था कि जो हाईएस्ट पार्लियामेंट में है वो लाखों करोड़ में है, जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज में है वो हजारों करोड़ में है, और कि जो आपके कॉर्पोरेटर्स हैं वो 100 करोड़ में। मैं इस पस मंजर में बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर वेल्थ वीकनेस है तो फिर हमारी लीडरशिप इतनी वेल्दी क्यों?
और अगर मान लीजिए अगर कोई वेल्दी आदमी है और वो समझ रहा है कि ये मेरी जाती वेल्थ है, तो फिर वो वेल्थ किसी और के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पावर थी, उनकी शख्सियत थी कि वो बोलते थे ला के दे दो, तो लोग ला के देते। आज की तारीख में वो शख्सियत ना पैदा पहले हुई ना बाद में कभी होंगी। इस पस मंजर के अंदर हमेशा मैं ये चीज सोचता रहा और ये बात मेरे को हमेशा परेशान करी कि इस्लाम पहला, बट इस्लाम हमारी क्या मेरे और हमारी वजह से पहला? इस्लाम अपनी साइंस और उसकी काबिलियत की वजह से फैला। फिर अगर इस्लाम फैला और आज अगर 56 नेशंस है, 56 या ज्यादा है, और सम 100 बिलियंस के लोग हैं जो फॉलोअर्स हैं। आइसलैंड का एक वाकया मैं सुन रहा था कि उनके पास सूरज ही नहीं निकलता, तो वो लोग ये पूछे कि हम फिर रोजा कैसा खोलना चाहिए, तो उनको ये बोला गया कि आप मक्का फॉलो कर लीजिए। देखिए दानिश्वरी ये है। तो फिर हम क्यों परेशान हैं? मैं अगर रिक्शा चलाऊं तो परेशान है, मैं अगर ऑटो रिक्शा चलाऊं तो परेशान हूं, मैं डॉक्टर हूं तो परेशान हूं, मैं पॉलिटिशियन हूं तो परेशान हूं। इसकी वजह क्या है? शायद उसकी वजह यह है हमारे पास कि हम इंडियन पॉलिटिक्स को अपनी पॉलिटिक्स जैसा हम अपनी पॉलिटिक्स समझते। अभी मैं सुन रहा था कि हमारे पास बड़े प्रोमिनेंट 4 जमातें, जमात इस्लामी है, और जमात इस्लामी को मैं देखा ग्राउंड रियलिटी पे हमेशा मैं महसूस करा ये लोग रहते हैं, और ये लोग कभी अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करते ऑन पॉलिटिकल फ्रंट, हालांकि बड़े कारगुजारी इन लोग के हैं। तबलीगी जमात है, और अहले हदीस जमात है, और ये चारों जमातें हैं। ये चारों जमातों का माशरे पे काफी असर है, इनकी जबान है, इन लोग की अपनी पॉलिटिकल इंटरनल पॉलिटिकल लीडरशिप भी है। इन 4 लीडरशिप, देखिए मैं कोई क्रिटिकल अंदाज में नहीं बात कर रहा, मैं अपने लिए महसूस कर रहा हूं कि अगर हमको देखना चाहिए तो क्या देखना चाहिए। बेस है, स्ट्रांग है, इन्फ्लुएंस ऑन माशरा है, और इन जमातों की से है हमारे सोच पे, पॉलिटिकल सोच पे भी है। बावजूद उसके हमारे पे परेशानियां क्यों हैं? यूपी के जो परेशानियां हम पे क्यों हैं? महाराष्ट्र की परेशानियां हम पे क्यों हैं? आसाम में 40% मुसलमान हैं, हम क्यों परेशान हैं? हैदराबाद स्टेट में 37% शायद मुसलमान, हम क्यों परेशान हैं? केरला तो कंप्लीट 40% प्लस मुसलमान है, 37% क्रिश्चियंस है। आप देखिए केरला आज सबसे हाईली एजुकेटेड स्टेट है, सबसे पैसे वाला स्टेट। आसाम में क्या प्रॉब्लम? हमारा प्रॉब्लम यह है कि शायद मैं कभी अपने आप को लोगों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बुनियाद पे जोड़ने की कोशिश नहीं करा। मैं कभी हमारे डूज एंड डोंट्स को, हमारे ज़रूरियात और हमारे जो प्रॉब्लम्स है उनको इस तरीके से जोड़ने की कोशिश नहीं करा जैसा हमको सुन्नत से सिखाया है। एक ये मेरी सोच है, मैं आप लोग के सामने रखने की वजह यह है कि मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूं, मैं इससे सीखना चाह रहा हूं कि अगर मेरी ये सोच है तो क्या मेरी सोच सही है या इसमें कोई तरमीम की जरूरत है। जब ये हमारी प्रॉब्लम है तो आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज हमारे कौन। मैं हर बार जहां ठहरा ये बोला हुआ हूं कि आप लोग को मालूम है, हमारा एक इकोनॉमिस्ट की रिसर्च है कि हम हर शख्सियत हमारी इंडिविजुअल 67% हमारी कमाई में से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं, साबुन, पानी और हर किस्म की चीज में। इनकम टैक्स नहीं है अजीज भाई, 67% टैक्सेस हमारे हम देते हैं इस कंट्री को। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूं कि हम इसीलिए नहीं गए, हमारे पास ऑप्शन था, हम इंडिया इसलिए नहीं छोड़े कि हम ऑप्शन था हम इंडिया में रहे। हम इसीलिए नहीं छोड़े कि हमारा इंडिया था, है, और हमारी वजह से इंडिया इस वजह, इंडिया से सिक्किम टूटा, इंडिया से काफी और कंट्रीज टूटे, और उसकी टूटने की वजह इंडियन मुस्लिम कभी भी नहीं थी। इंडियन मुस्लिम इंडिया को जोड़ने के वजह थी। जब हमारी सारी तंजीमें जो बनी थी बिफोर पार्टीशन 1850 के बाद से, आप देख लीजिए सारे उलमा, सारे मुफ्ती हमारे शहीद हुए, हमारी सारी उम्मत शहीद हुई। हमारा ईमान जो था वो इतना मजबूत था कि वो ईमान को अंग्रेज काउंटर नहीं कर सकते थे।
तो आप एक बात सोच के देखिए कि पाकिस्तान जाओ, मेरे साथ कभी यह सवाल नहीं हुआ, मैं आप लोग को अश्योर कर रहा हूं, और हो नहीं सकता, बुला लीजिए। मैं बोलता हूं मैं पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग नेपाल जाओ। तो ये लोग बोलते हैं कि हम क्यों नेपाल जाए, क्या वो हिंदू स्टेट वो है। सवाल मजहब और स्टेट, ये पहली बार, एक और बस लास्ट, ये पहली बार जब ये मजहब और स्टेट 1240 में जब अंग्रेजों के बीच में आया था, चर्च एंड द रूलिंग पार्टी, तो उनके बीच में पोप का जो झगड़ा था, पोप और किंग का जो झगड़ा था, उस झगड़े में यह बात आई थी कि चर्च शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द किंग। मगर आप हमारे पास देखिए, हमको अगर देखना पड़ा तो हमारी सुन्नत में यह बात कभी भी नहीं थी कि चर्च एंड द किंग। हमारे पास हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह रही कि सबसे जो आदमी काबिल है और सबसे ज्यादा जो आदमी के पास वेल्थ है वो कंट्रीब्यूटर, और जो लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे वो हमारे फुट सोल्जर्स थे। लेकिन अगर आप देखिए, अगर हम देखें तो हमारे सारी वेल्दी लोग लीड भी करें, हमको अपनी जान से भी उन कुर्बानी हुई उनकी, और हमको लीड करके यहां तक लाए भी। हमको देखना क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज, इससे पहले कुछ चीजें आप लोग के सामने ये यूं रखना चाह रहा हूं कि इंडिया क्यों ऐसा बना और हमको किस पस मंजर में सोचना चाहिए, पॉलिटिकली देखना चाहिए। 16 मई 1946 माउंटबेटन का कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट जो इंडियन कैबिनेट बनाने की कोशिश हुई, उसमें हुआ ये कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो बनी, पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन से बनी, उनके लॉ से बनी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी, और इसमें यह हुआ कि प्रोविंशियल असेंबली, हमको मालूम है इंडिया दो तबकों में था। एक इंडिया जो था वो ब्रिटिश इंडिया था, जो ब्रिटेन के कंट्रोल में था, प्रेसिडेंसी टाउन्स लाइक मद्रास, कैलकाटा, बॉम्बे में। और एक इंडिया था जो 565 रजवाड़ों में था, जैसा हमारा एक निजाम स्टेट। तो जब इंडिया डिवाइड हो रहा था तो हम इंडिया के बारे में जब पहली बार इंडिया का जो इंडियन मिशन प्लान आया 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसमें सिर्फ यह बोला गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हवाले करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स, और ये डिवीजन दिया गया कि कोई अगर चाहे तो इंडियन डोमेन में ज्वाइन कीजिए, कोई अगर चाहे तो पाकिस्तान में ज्वाइन कीजिए। उसके बाद जो हुआ, लेकिन 292 रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रोविंसेस के, जो हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज में शामिल हुए। तो जब इंडिया का बेस, उसकी जब बुनियाद, पैदाइश हो रही थी, जब बुनियाद थी, तो 292 प्रोविंशियल असेंबलीज में हमारा कंप्लीट कंट्रीब्यूशन, इसकी बुनियाद में हमारा कंप्लीट कंट्रीब्यूशन। जब 93 प्रिंसली स्टेट्स और 292 जो रिप्रेजेंटेटिव, जैसे आज हमारे एमपी है या असेंबली है, इससे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी। तो क्या यह बात हमारे लिए वाजे नहीं है समझना कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जब इंडिया बनने वाली थी, उसके आर्किटेक्ट और इंजीनियर और साइंसदान हम हैं। इस सवाल पे हमारे पास कोई जवाब देने वाले क्यों नहीं है, और हम क्यों नहीं जवाब दे रहे कि जब यह सवाल, बेहुदा सवाल हमारे सामने उठता कि आप पाकिस्तान बनाया गया। आप गौर करके देख लीजिए, जब पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, इंडिया का डिवीजन हुआ, तो जो पाकिस्तान का स्टेट पाकिस्तान के साइड था, वही डिवीजन